हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फार्मा बॉक्स। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो पहले हम सेल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसकी कहानी क्या है। इसमें ढेर सारे साइंटिस्ट हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास रॉबर्ट हुक। पेशे से तो ये एक मैथमेटिशियन थे, पर इन्होंने एक बहुत ही स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया। उसमें इन्होंने एक पेड़ होता है, उसका नाम है स्पेनिश ओक। स्पेनिश ओक की इन्होंने छाल ली और उस छाल को, मतलब उसकी जो बाग है ना, उसको इन्होंने स्टडी किया माइक्रोस्कोप के अंडर, और इन्हें एक हनीकॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और ये जो हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर, ये बहुत फैसिनेटिंग था और ये बना हुआ था डेड कॉक सेल्स का। इसे उन्होंने मेंशन किया अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में। और जितने भी ये स्ट्रक्चर है ना हनीकॉम्ब का, इसमें एक एक जो हेक्सागोन है, हर एक हेक्सागोन को उन्होंने कहा सेलुलोए। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल्स, ठीक है। और इसका सिंपल भाषा में मतलब होता है कंपार्टमेंट। जैसे कंपार्टमेंट होता है ना, एक एक चीज़ को अलग अलग करना, ठीक है। पर इसकी एक बहुत खास बात थी इस एक्सपेरिमेंट की। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किया गया था डेड सेल्स के ऊपर, डेड सेल्स ऑफ स्पेनिश ओक ट्री। नेक्स्ट वी हैव लियोन हुक। उन्होंने 1673 में पहला लिविंग सेल ऑब्जर्व किया जो कि एक स्पर्म था, और साथ ही साथ उन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल्स को भी ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट वी हैव सेल थ्योरी। अच्छा, हमने सेल तो बना दिए, पर सेल की कोई थ्योरी भी तो होनी चाहिए ना। वो दी हमें शेल्डन और श्वान ने इन 1839। उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे कैसा भी ऑर्गेनिज्म है, वो सब बने होते हैं सेल और उसके प्रोडक्ट्स के। इसी तरह सेल बनाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, इसकी एक सेल थ्योरी की एक बात थी कि आपने ये तो बता दिया कि ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं, ठीक है, पर सेल आते कहाँ से हैं? तो ये बताया हमें रडोल्फ वर्चो ने। इन 1855 उन्होंने कहा कि जो भी नए सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, मतलब ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ये एक लैटिन की स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने पुट फॉरवर्ड की। नेक्स्ट वी हैव लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर ने 1862 में कहा कि जो सेल है वो तो पुराने सेल से बना है, पर जो लाइफ है, उस सेल में जो लाइफ है, राइट, लिविंग एनर्जी है, वो कहाँ से आती है? तो उन्होंने कहा कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम लाइफ इटसेल्फ। मतलब लाइफ का जो ओरिजिन है वो बायोलॉजिकल ओरिजिन है। जो हमारी लिविंग पावर है वो हमेशा से ही इस दुनिया में प्रेजेंट थी। ये लुइस पास्चर ने कहा, पर एक्चुअली में ऐसा होता है कि नहीं होता, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। पहला तो ये है कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो बने होते हैं सेल और उनके प्रोडक्ट से। हर सेल के पास अपना प्रोटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर उसका जीनोम होता है, और वो जीनोम पाया जाता है उसके न्यूक्लियस में, जो कि सेल का ब्रेन की तरह काम करता है। हर सेल के पास अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से कवर भी हो सकती है जैसे कि प्लांट्स में, या फिर बिना सेल वॉल के भी हो सकती है जैसे कि एनिमल सेल्स में होता है। जितने भी सेल्स होते हैं उनका जितना भी उनका बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम होता है। उनकी बायोकेमिस्ट्री सिमिलर ओरिजिन की होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो वो एक्टिविटी हमेशा उसके सेल से आती है। ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज आर सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरैक्शन दैट अकर इनसाइड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। अगर कोई एक्टिविटी सेल के अंदर नहीं होती तो वो ऑर्गेनिज्म भी उस एक्टिविटी को शो नहीं कर सकता, ठीक है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और एक और बहुत स्पेशल बात है, सेल कैन लिव इंडिपेंडेंटली। सेल का अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, पर सेल के अंदर जो ऑर्गेनलीज होती हैं वो बिना सेल के नहीं रह सकती, राइट। उन्हें आप जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, अगर आप न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट करके बाहर रखो तो वो मर जाता है, ठीक है। वो सेल के अंदर ही लिविंग होगा। सेल के बाहर कोई भी लिविंग ऑर्गेनली अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकती। पर इसके अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्शंस आए साइंटिस्ट के थ्रू, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमने मान लिया आपने सेल थ्योरी दे दी, पर जो वायरसेस हैं उनमें तो सेल ही नहीं होता, वो तो ए सेलुलर होते हैं, विदाउट सेल होते हैं, बट स्टिल दे आर ऑर्गेनिज्म। सेल थ्योरी कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हैं, पर जो वायरस है वो तो सेल ही नहीं है, उसमें सेल ही नहीं है, तो वो ऑर्गेनिज्म कैसे हुआ, ठीक है। तो ये तो पहला ऑब्जेक्शन था। नेक्स्ट वी हैव आरबीसीज, सीव ट्यूब सेल्स। ये हमारे पास प्लांट्स में होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, पर बिना न्यूक्लियस के भी वो जिंदा रहते हैं, राइट। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन आ गया। जो भी ह्यूमन स्किन होती है उसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है नॉन लिविंग मटेरियल के थ्रू, जैसे कैरेटिन प्रोटीन आ जाती है, उनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, बट स्टिल जो स्किन के सेल है वो तो लिविंग है, राइट। तो आप उन्हें कैसे एक्सप्लेन करेंगे? शेल्डन और श्वान को सेल के बारे में तो पता था, पर सेल का
जो सेल फॉर्मेशन है उसका मैकेनिज्म उन्हें नहीं पता था, ठीक है। जैसे हमने यहाँ कहा कि सेल के बारे में तो उन्हें पता है कि सेल पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है, पर सेल खुद किस चीज़ से बनता है वो उन्हें नहीं पता था, राइट। सेल का ओरिजिन कैसा है, सेल कैसे डिवाइड करता है, इसके बारे में उन्हें नहीं पता था, वो बताया रुडोल्फ वर्चोव ने। नेक्स्ट टाइम नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट एडवांटेजेस ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला, सेपरेशन फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो होती है ना सेल में, वो उसे सेपरेट करती है एक्सटर्नल मीडियम से और एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वी हैव सिलेक्टिव परमिबिलिटी। सेल तो एक ओपन सिस्टम होता है, कोई भी चीज़ इसमें अंदर आ सकती है और बाहर जा सकती है, पर जो भी मटेरियल अंदर और बाहर मूव करता है ना उसकी रेगुलेशन की जाती है, और वो रेगुलेशन करता है सेल मेम्ब्रेन। इट मेंटेन्स इंटरनल केमिकल पूल ऑफ द सेल। नेक्स्ट वी हैव इंटरकनेक्शन। कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होती है ना सेल की, वो हेल्प करती है टू मेंटेन इट्स इंडिविजुअलिटी। जैसे कि कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें जितने भी सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं वाया जंक्शन कनेक्शंस, या फिर उसमें साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बनते हैं। ये जितने भी जंक्शंस बन रहे हैं ये हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में। इस तरह ढेर सारे सेल भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन। इंट्रा का मतलब है विद इन सेल। एक सेल के अंदर भी कंपार्टमेंट्स बनते हैं, ऑफ कोर्स बनते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन लाइन सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। पूरा सेल तो एक काम नहीं करता, सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है और वो डिवीजन ऑफ लेबर डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में। हर एक ऑर्गेनेली का अपना स्पेशल काम होता है जो कि सेल को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वी हैव रिकॉग्निशन। हर एक सेल दूसरे सेल को पहचान सकता है, और वो पहचानते कैसे हैं, क्योंकि हर सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स उनके सरफेस के ऊपर जो कि इसमें हेल्प करते हैं, और इन्हीं केमिकल्स के थ्रू हम इन्हें क्लासीफाई भी कर सकते हैं, चाहे स्पीशीज़ वाइज सेग्रीगेशन हो या फिर दूसरे नाम देने हो। जैसे आपका ब्लड ग्रुप है ना, वो कैसे क्लासीफाई करते हैं हम, उसे हम बताते हैं कौन सा एंटीजन आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट है। अगर एंटीजन ए आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव एक्यूमुलेशन। सेल्स जो होते हैं ना वो अपने अंदर एक्यूमुलेट करते हैं ढेर सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये कैसे होगा, ये होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, क्योंकि हमें यूज़ करनी पड़ेगी ATP टू गो अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इस तरह वो हार्श क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे सीवीड्स होते हैं ना, वो 2 मिलियन टाइम आयोडीन अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं सी वाटर के अंदर रहते हुए भी। तो ऐसे करके ये उसमें सर्वाइव करते हैं। सेल जो होता है ना वो ढेर सारे चीज़ों में क्लासीफाई की जा सकता है, चाहे उसके साइज़ के बेसिस पे हो या फिर उसकी शेप के बेसिस पे, ठीक है। तो हम देखते हैं साइज़ के बेसिस पे कैसा होता है। सबसे छोटा होता है हमारे पास वायरस, जो कि 20 से 200 नैनोमीटर तक के साइज़ में मिलता है। फिर आता है माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, यूकैरियोटा, RBCs, मसल और न्यूरॉन। सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा सेल होता है, न्यूरॉन, जो कि ह्यूमन बॉडी में होता है। इट कैन गो अप टू 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज शेप कैसी कैसी हो सकती है सेल की। सेल राउंड भी हो सकता है जैसे कि ओवम होता है, ओवल भी हो सकता है जैसे हमारे पास होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। फ्लैट सेल मिलते हैं हमें एंडोथीलियम में, जो कि बनाते हैं हमारी ब्लड वेसल्स को। इलोंगेटेड सेल्स ये होते हैं न्यूरॉन, स्पर्म, ठीक है। बाइकॉन्केव सेल ये होते हैं हमारे भी RBCs। स्पिंडल शेप देखने को मिलती है हमें मसल सेल्स में। कॉलमिनर होते हैं स्किन सेल्स और डिस्क लाइक मिलते हैं हमें प्लेटलेट्स। जो सेल होता है ना उसे हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन इट्स जेनेटिकल मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन, और हमें फिर 2 टाइप के सेल्स मिलते हैं। एक होता है प्रोकैरियोट सेल, एक होता है यूकैरियोट सेल। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, मतलब पुराना, ठीक है। तो ये वैसे सेल्स होते हैं जिसमें एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। जो भी जीनोम होता है ना, DNA वगैरह होता है, वो ओपनली साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इसमें नहीं मिलती। For example, we have bacteria. Bacteria is a prokaryotic cell. Next type of cell is eukaryotic. U का मतलब होता है, एक लैटिन टर्म होती है, इसका मतलब होता है ट्रू सेल। कैरियोटा मीन्स न्यूक्लियस। ट्रू काइंड ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन अ सेल। ये एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सेल होती है जिसमें हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये है हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस भी है, साथ ही साथ ढेर सारी सेल ऑर्गेनेलीज भी हैं, ठीक है। दिस इज द डिफाइंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सबसे पहला सेल स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो मॉडल हैं। एक तो है डैनियल डेविडसन मॉडल जो कि सैंडविच मॉडल भी कहलाता है, ये पुराना मॉडल था, इसे बाद में कैंसिल कर दिया गया था। और एक नया मॉडल है जो कि है सिंगर निकोलसन मॉडल, उसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल भी। ये सबसे बेस्ट और एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल है। मतलब इन्होंने, सिंगर और निकोलसन ने सबसे अच्छे तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन भी किया था और उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्यों है सेल में, उसका फंक्शन क्या है? पहले तो वो एक्सटर्नल मटेरियल से सेपरेट करती है, साथ ही साथ वो एक्सटर्नल सराउंडिंग से कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करती है। सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट कराती है मटेरियल का इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। फॉर एग्जांपल उसमें ढेर सारे पंप्स प्रेजेंट होते हैं, चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप है, उसमें ढेर सारे चैनल्स भी होते हैं, जैसे एक्वापोरीन्स होती हैं जो कि वाटर और वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये सेल की इंटीग्रिटी को हेल्प करती है, मतलब सेल को एक साथ इकट्ठा रहने में हेल्प करती है। हेल्प इन सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड सिक्रीशन एंड एंडोसाइटोसिस बाय फॉर्मिंग स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स, जैसे हमने देखा था ना फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में ये हेल्प करती है। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किस चीज़ की होती है? इसका सबसे बड़ा पार्ट बना होता है प्रोटीन का। 60 to 80% ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और थोड़ा सा पार्ट 20 to 40% इसमें लिपिड भी होता है। सबको ही पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो होती है बायलिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है, पर हमेशा बायलिपिड तो कहते हैं, पर हम प्रोटीन को भूल जाते हैं, जबकि प्रोटीन ही इसमें ज़्यादा होती है, लिपिड कम होता है। ठीक है, तो प्रोटीन दो टाइप की प्रोटीन होती है, एक्सट्रिंसिक जो कि बाहर होती है, पेरिफेरल, ठीक है, जैसे ये है रेड कलर में मैंने प्रोटीन को रिप्रेजेंट किया है, जो बाहर की तरफ है ना, ये है एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। ये कम होती है, यूजली इनका जो अमाउंट होता है प्रोटीन में से ये कम होती है, अराउंड 30% मिलेगी प्रोटीन में भी, और ये काम करती है एज रिसेप्टर या फिर कैरियर। दूसरी होती है हमारे पास प्रोटीन इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि 70% होती है और काम करती है एज टनल चैनल्स। ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, लिपिड जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड होते हैं और ये बाई लेयर में बनते हैं। ठीक है, ये जो लिपिड दिख रहे हैं आपको, ये फॉर्म, ये है लिपिड, ये एक लिपिड है और ये दूसरा लिपिड यहाँ से है। ठीक है, तो ऐसे करके ये दो लेयर्स बनाते हैं, इसलिए ये बाई लेयर में होते हैं। ये हेल्प करते हैं प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट में विद इन दी सेल। साथ ही साथ हमारे पास थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, 0.5 to 1% आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, जो कि जैसे ये है, ये मिलेगा आपको लिपिड के अंदर, ये लिपिड है ना दोनों, इनके अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल जो कि एंटी फ्रीजिंग का काम करता है, ये सेल को फ्रीज नहीं होने देता। ठीक है, सो सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन लिविंग इलास्टिक एंड सिलेक्टिवली परमिएबल कवरिंग ऑफ सेल। ये रहा सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ठीक है, ये सारे लिपिड्स हैं, जितने भी आपको ब्लैक कलर के राउंड राउंड स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, ये लिपिड्स हैं, और ये है इनकी टेल। ठीक है, तो लिपिड का जो हेड होता है, ये लिपिड का जो हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग। ये वाटर लविंग हेड होता है, इसलिए ये बाहर की तरफ होता है। ठीक है, पर जो उसकी टेल होती है ये अंदर की तरफ होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, ये पानी के साथ नहीं इंटरेक्ट करना चाहती क्योंकि ये होती है हाइड्रोफोबिक, और साथ ही साथ नॉन पोलर टेल होती है और पोलर हेड होता है। हमारे पास होते हैं कोलेस्ट्रॉल, बीच में छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको रेड कलर के, जो कि एंटी फ्रीजिंग का काम करते हैं। इंटीग्रल टनल जो कि टनल प्रोटीन का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है मटेरियल के इन एंड आउट। और सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि रिसेप्टर की तरह काम करती हैं, किसी चीज़ को सिग्नल या स्टिमुलाई को रिसीव करना होता है उसके लिए काम करती है। ठीक है, कई बार आपको ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ भी कॉम्बिनेशन में दिखती है, वो भी एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर बनाता है जो कि सिग्नलिंग के लिए काम करता है। नेक्स्ट वी हैव साइटोप्लाज्म, इसे डिस्कवर किया था स्ट्रॉसबर्गर ने, और इसका फंक्शन होता है कि एक क्लियर मैट्रिक्स होता है जो कि पूरे सेल में मिलेगा आपको। ये सेल ऑर्गेनेलीज को होल्ड करता है, उन्हें सरफेस देता है टिकने के लिए। ये मीडियम बनता है सेलुलर रिएक्शन के लिए, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म भले ही आपके लिए एक लिक्विड या फ्लूइड होता है, पर ये लिविंग होता है, ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है। ऑस्मोटिकली एक्टिव इसलिए होता है ताकि सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहे। ठीक है, ताकि सेल की हम टोनिसिटी को कंट्रोल कर सकें। साइटोप्लाज्म बना हुआ होता है, 90% वाटर होता है, और जो बाकी का 10% होता है वो कुछ भी हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, अमाइनो एसिड हो सकता है, लिपिड, प्रोटीन, सॉल्ट, ढेर सारे कोई भी कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड आपको इसमें मिल सकता है। ये इंटरनल जो साइटोप्लाज्म होता है वो सोल होता है, उसे हम साइटोसोल भी कहते हैं, एंडोप्लास्ट भी कहते हैं, और जो बिलो मेम्ब्रेन होता है उसे हम जेल लाइक एक्टोप्लास्ट भी बोलते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास पूरा हमारे पास साइटोप्लाज्म है।
ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के नीचे होता है, बिल्कुल पास होता है सेल मेम्ब्रेन के नीचे, उसे हम कहते हैं एक्टोप्लास्ट। वो जेल लाइक होता है। और जो ये सेल साइटोप्लाज्म होता है ना, ठीक है, जो सेल के अंदर मिलेगा, अंदर की रेंज में मिलेगा, उसे हम कहते हैं साइटोसोल, एंडोप्लास्ट। ठीक है, अंदर की तरफ का सेल साइटोप्लाज्म इज एंडोप्लास्ट, जो कि सोल लाइक होता है, मतलब सोल्यूशन लाइक होता है। और बाहर का जेल लाइक, मतलब थोड़ा सॉलिडिफाइड साइटोप्लाज्म होता है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज राइबोसोम। इसे डिस्कवर किया था पैलेट ने, इसलिए हम इसे पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं कई जगह। ठीक है, ये बनी हुई होती है आर प्रोटीन और आर डीएनए। आर का मतलब है राइबोसोम, और इस चाहे प्रोटीन के आगे आर हो चाहे आरएनए के आगे आर हो, दोनों का मतलब राइबोसोम होता है। राइबोसोमल प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए मिलके बनाते हैं हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग में, इसलिए इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। जब भी हमारे पास फ्री राइबोसोम हो, जो कि बिना किसी अटैचमेंट के है, वो साइटोप्लाज्म में घूम रहा होता है। और कई बार राइबोसोम किसी दूसरी ऑर्गेनेल के ऊपर अटैच भी हो जाता है, चिपक जाता है, और वो हमेशा अटैच दिखेगा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये एक दूसरी बहुत बड़ी ऑर्गेनेल होती है। ठीक है, सिंगल राइबोसोम को हम मोनोसोम भी कहते हैं, और ढेर सारे राइबोसोम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे पॉलीसोम कहते हैं। तो राइबोसोम की ना टाइप्स होती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट का राइबोसोम यूकैरियोट के राइबोसोम से अलग होता है। प्रोकैरियोट में हमारे पास 70S राइबोसोम होता है और यूकैरियोट में 80S राइबोसोम होता है। ये S का मतलब क्या है? S होता है सिडबर्ग यूनिट। सिडबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था, और उन्होंने जब भी राइबोसोम को एक्सट्रैक्ट किया था ना, तो उसे एक्सट्रैक्ट किया था बेस्ड अपॉन इट्स डेंसिटी, जो इसके आरएनए की डेंसिटी होती है। इसलिए हम इस S को कहते हैं सिडबर्ग यूनिट। ठीक है, तो प्रोकैरियोट होता है पुराना सेल, उसमें होता है छोटा राइबोसोम 70S राइबोसोम, और यूकैरियोट होता है बड़ा सेल, मतलब एडवांस सेल, उसमें होता है 80S राइबोसोम। तो दोनों ही राइबोसोम में जब भी हम राइबोसोम देखते हैं ना, तो राइबोसोम को हम डिवाइड करते हैं 2 यूनिट में, लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट। ये दोनों यूनिट मिल के एक पूरा राइबोसोम बनाती है। तो इनके यूनिट भी अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोट का लार्जर यूनिट बना होता है 50S से, और यूकैरियोट का बना होता है 60S से। इसका स्मॉल यूनिट बना होता है 30S से, और इसका स्मॉल यूनिट बना होता है 40S आरएनए से। ठीक है, जो राइबोसोम की बड़ी यूनिट होती है ना, लार्जर यूनिट, उसमें ढेर सारी साइट्स होती हैं। तो राइबोसोम पे जो साइट्स होती हैं वो होती हैं एमआरएनए बाइंडिंग साइट, ए साइट, ए का मतलब है ये, और ए साइट का मतलब होता है अमाइनो एसाइल साइट, पी साइट का मतलब होता है पेप्टाइडल साइट, और ई साइट का मतलब होता है एग्जिट साइट। राइबोसोम सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली भी होती है, और साथ ही साथ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली भी होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे डिस्कवर किया था पॉटर ने। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं। ये लार्ज सरफेस एरिया देती है ताकि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, मतलब जो रिएक्शन हो रहे हैं, उनको ज़्यादा एरिया मिले। ये कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक ट्यूब की तरह होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है। ये कनेक्शन बनाता है इन बिटवीन 2 सेल्स। ठीक है, तो उस ट्यूब लाइक कनेक्शन को भी ये मेंटेन करती है। ये प्रिकर्सर होता है गोल्जी सब्सटेंसेस का। एक और ऑर्गेनेली होती है गोल्जी बॉडी, उसमें जितने भी सब्सटेंसेस बनते हैं ना, वो यहीं से आते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिंग करती है लिपिड और प्रोटीन की। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन को मिलाती है ताकि लिपोप्रोटीन जैसा कंपाउंड बन सके। ये हेल्प करती है क्विक इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए। इंट्रा का मतलब है सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है ना, उनके अंदर भी तो कुछ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जैसे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म से वापस न्यूक्लियस की तरफ। तो वो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ER के थ्रू ही होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक को हम ERP कहते हैं। ये एक्सटेंसिवली आपको मिलेगी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ढेर सारी आपको ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। ये साथ ही साथ प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क और सेल को सपोर्ट भी करती है। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन होता है ना, ये हमें फ्रेमवर्क देता है। सेल में स्केलेटन का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये ऑर्गेनेलीज को उनकी पोजीशन पर रखता है। ये बना हुआ किससे होता है? ये 3D फॉर्म में मिलेगा आपको हमेशा। ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है 3 चीज़ों का, और वो 3 चीज़ें होती हैं टिब्यूल्स, जो कि ऐसे दिखते हैं ट्यूब्स की तरह। ठीक है, चाहे सीधी ट्यूब हो चाहे वाई लाइक ट्यूब हो। सिस्टर्नी का मतलब है फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और होते हैं वेसिकल, जो कि गोल गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर मिल के बनाते हैं हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
हमेशा जो हमारे पास ईआर होता है वो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है दो पार्ट में, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। लूमन का मतलब क्या होता है? लूमन का मतलब होता है जैसे कोई आपके पास ट्यूब है ना, जैसे हमारे पास ट्यूब है तो ट्यूब के अंदर जो पार्ट होता है वो होता है ल्यूमन के अंदर का पार्ट, और जो बाहर का पार्ट होता है ना उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो जितना भी साइटोप्लाज्म ईआर के अंदर होता है, ईआर की ट्यूब के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म, और उसके बाहर का जो साइटोप्लाज्म है वो है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। देखो ये तो आगे ट्यूब्स, ये है ट्यूब और ये है ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स हैं, और ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम कहते हैं सिस्टर्ने, और साथ ही साथ छोटे छोटे वेसिकल्स, स्फेरिकल वेसिकल्स, ये तीनों चीज़ें कंबाइन करते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं। इस पूरे नेटवर्क को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो टाइप का होता है, रफ या फिर स्मूथ। ये तो हमारे पास स्मूथ बना है, ठीक है, पूरा इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर है, पर अगर इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स आके बैठना शुरू हो जाएं, ठीक है, तो राइबोसोम्स अगर इसके ऊपर आके बैठना शुरू हो जाएं तो ये रफ ईआर बन जाता है, स्मूथ ईआर से रफ ईआर बन जाता है, ठीक है। सो रफ ईआर हैज़ राइबोसोम अटैच टू इट, इसे हम ग्रैन्युलर ईआर भी कहते हैं। ये हमेशा न्यूक्लियस के पास मिलेगा और ये काम करता है प्रोटीन और एंजाइम को बनाने का, ठीक है, और साथ ही साथ ये प्रोटीन की मॉडिफिकेशन भी करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ये लाइसोसोम नाम की दूसरी जो सेल ऑर्गेनेली होती है और गोल्जी बॉडी होती है उसको बनाने में भी हेल्प करता है। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने राइबोसोम्स को डिस्कार्ड कर दे, छोड़ दे, तो फिर ये बनाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ऑलरेडी ये है, ठीक है, जिसमें राइबोसोम नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं ए ग्रैन्युलर ईआर। ये हमेशा पेरिफ्री की लोकेशन में मिलेगा, जो हमारे पास सेल है ना, तो बीच के पास तो मिलेगा हमें रफ एंडोप्लाज्मिकल रफ ईआर, पर जो दूर दूर की पेरिफ्री है, ठीक है, सराउंडिंग है, उसमें हमेशा स्मूथ ईआर होता है। ये बनाता है स्टेरॉइड्स और फैट लाइक कंपाउंड्स। ये हमेशा स्टोर करता है कैल्शियम को, और जब ये कैल्शियम को स्टोर करता है तो इसका दूसरा नाम पड़ जाता है, उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हम मिलते हैं मसल्स में। इट गिव राइज टू अ सेल ऑर्गेनेली, जिसे हम कहते हैं स्फेरोसोम, जो कि स्टोर करती है लिपिड कंपाउंड्स को। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसे डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो ये काम क्या करता है? सबसे पहली बात तो ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मतलब है प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो मिक्सचर कॉम्प्लेक्स होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, और ये हमेशा मिलते कहाँ से? ये मिलते हैं इसे रफ ईआर या फिर स्मूथ ईआर से, ठीक है। ये योग फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और उसे हम कहते हैं विटेलोजेनेसिस। योग कहाँ होता है? जो एम्ब्रियो नहीं होता, ह्यूमन जब एम्ब्रियो फॉर्म में होता है ना, तो उसे न्यूट्रिशन के लिए योग चाहिए होता है, जैसे एग में भी योग होता है, राइट, जो पीला पीला योग होता है, तो उसी तरह ह्यूमन को भी चाहिए होता है, पर वो फिर एडवांस स्टेजेस में धीरे धीरे करके डेवलपमेंट के टाइम चला जाता है। तो जो योग बनता है ना, वो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है। जो हमारे पास स्पर्म होता है उसमें एक्रोसोम होता है, जिसमें बहुत ही पोटेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ओवम की मेम्ब्रेन को तोड़ने में हेल्प करते हैं। वो स्पर्म लाइसिन जो होते हैं वो एक्रोसोम में बनते हैं, और वो एक्रोसोम भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही बनता है, ठीक है। ये सिक्रीट करता है ढेर सारे हार्मोन्स को, और साथ ही साथ उनकी पैकेजिंग में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी यहीं से होती है, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन भी यहीं से होती है। कार्बोहाइड्रेट सिंपल भी बनता है जैसे कि गैलेक्टोज, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हेमिसेलुलोज, हाइलुरोनिक एसिड, वो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही बनाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही काम करता है। जब सेल डिवाइड करता है ना, न्यू सेल बनता है, तो न्यू सेल में भी तो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो कहाँ से बन के आती है? उसे बनाने में हेल्प करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है, वो बनता है ढेर सारे सिस्टर्ने से, ठीक है। जैसे हमारे पास ईआर था ना, ईआर सिस्टर्ने का बना था, सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसी तरह गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी सिस्टर्ने का बना होता है। पर जो टिब्यूल्स और वैक्यूल्स होते हैं ना, जो ईआर में थे, वो बहुत कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं, वेरी फ्यू, मतलब दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमेशा सराउंडेड बाय होता है ऑर्गेनेली फ्री साइटोप्लाज्म, उसे हम कहते हैं एक्सक्लूजन जोन, ठीक है। और इसकी जो सिस्टर्ने होते हैं उसमें पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मतलब है कि ये डिफाइन करता है कि इसका मैच्योरिंग और डेवलपिंग फेज कहाँ पर है। जैसे ये है हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे प्रोटीन या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो बनना शुरू होता है, कंपाउंड बनना शुरू होता है। तो यहाँ पे बनना शुरू हुआ ना, मतलब फॉर्म हो रही है कोई चीज़, तो उस पार्ट को हम कहते हैं कन्वेक्स
सिस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस, ठीक है। यहाँ से बनते बनते आगे जाता है, ठीक है, यहाँ से बनते बनते फिर आगे जाता है, फिर आगे जाता है, वो कंपाउंड बनता रहता है, राइट, मॉडिफाई होता रहता है, उसके बाद वो सिक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से वो अपने सिक्रीशन को बाहर निकालता है, जो कि गोल्जियन वैक्यूल में होता है। तो जहाँ से बाहर निकलता है ना मैच्योर होके, उसे हम कहते हैं मैच्योरिंग फेज। वो कनकेव शेप का होता है, इसलिए हम उसे कनकेव या फिर ट्रांस फेज भी कहते हैं। जब भी हमारे पास गोल्जी बॉडी सिर्फ एक सिस्टर्ने की हो, जैसे ये सिस्टर्न है ना, अगर सिर्फ एक ही प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं डिक्टियोसोम। और जब ढेर सारे सिस्टर्ने, जैसे यहाँ पर है 4 सिस्टर्ने है ना, तो उस टाइम हम इसे कहते हैं गोल्जी एपरेटस। डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए होते हैं और ये नेम आपको हमेशा मिलेंगे, MCQs में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनली इज लाइजोसोम। इसे डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डी ड्यूव ने। और इसका काम देखते हैं हम। सबसे पहले तो ये काम करता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल का पेट है ये, सेल का स्टमक है ये, ठीक है, सेल का गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सेल का वो लाइजोसोम ही है। सारा डाइजेशन सेल के अंदर इसमें ही होता है। ये कार्सिनोजेनक को हटाता है, रिमूव करता है, साथ ही साथ इसमें ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं। अगर लाइजोसोम, हेल्दी लाइजोसोम सेल के अंदर फट गया तो उसमें ढेर सारे एंजाइम्स है, वो सेल को ही खा जाएंगे। मतलब ये सुसाइड बैग की तरह भी काम करता है, बिकॉज इट कैन लीड टू सेल लाइसिस, मतलब सेल डिजेनरेशन। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा लाइसोसोम पाया जाता है आपके थायराइड ग्लैंड में। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन में। अब देखते हैं कि लाइसोसोम बना किस चीज़ का होता है। लाइसोसोम एक वेसिकल होता है, गोल सा स्फेरिकल वेसिकल होता है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और ये बड ऑफ होता है, मतलब पिंच्ड ऑफ होता है। निकलता है कहाँ से? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बनता है, वहाँ से ये ट्रांसफर होता है गोल्जी बॉडी को, गोल्जी बॉडी से आगे सिक्रीट कर देती है एज अ वेसिकल, छोटा सा गोल सा बना के, ठीक है। इसके अंदर होते हैं ढेर सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे बाहर होती है, उसमें प्रेजेंट होता है H पंप, मतलब प्रोटॉन पंप, जो कि अंदर हमेशा एसिडिक कंडीशन करता है। प्रोटॉन पंप होता है इसकी, ये वेसिकल है, इसके बाहर है यहाँ पे प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप हमेशा मेक श्योर करता है कि इसके अंदर हमेशा प्रोटॉन जाते रहे अंदर। उससे क्या होगा? उसकी वजह से लाइसोसोम के अंदर हाई pH हो जाएगा। जो pH है वो मेंटेन रहेगा एट एसिडिक कंडीशन, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा 4 to 5 लेवल का pH, जो कि एसिडिक कंडीशन को मेंटेन करता है। अच्छा, अब लाइसोसोम के अंदर ढेर सारे एंजाइम्स है, तो वो उससे लाइसोसोम को खुद भी खतरा होता है। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, उन एंजाइम से अपनी प्रोटेक्शन के लिए लाइसोसोम ग्लाइकोसाइलेशन करता है इसकी प्रोटीन की, जिसकी मेम्ब्रेन की प्रोटीन होती है, उसकी ग्लाइकोसाइलेशन करता है, ताकि ये खुद हमेशा ईजिली बिना किसी काम के फट ना जाए। लाइसोसोम में आपको मिलेगी पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है डिफरेंट, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट फॉर्म्स दिखेंगी। तो देखते हैं इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी होती है। सबसे पहली फॉर्म होती है हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम, जो कि ये है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड होती है, प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, और अंदर होते हैं इसमें सेल के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। न्यूली फॉर्म्ड है ये इसके अंदर जाता है फूड। जब ये डाइजेस्ट करता है, ये फूड को डाइजेस्ट करता है और ग्रो करता है। फिर ये बनाता है सेकेंडरी लाइसोसोम, दूसरी फॉर्म। पहली फॉर्म थी प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरी फॉर्म कौन सी आई पॉलीमॉर्फिज्म में? सेकेंडरी लाइसोसोम। उसके अंदर ये जो भी फूड आया था ना इसके अंदर, उसे डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्टेड फूड की जो एनर्जी है उसे साइटोप्लाज्म में भेज देता है। फिर आती है थर्ड फॉर्म, जो कि है टर्शरी लाइसोसोम। उसमें देखो ये कितना छोटा सा हो गया, ठीक है। रेजिड्यूल लाइसोसोम होता है, इसमें अनडाइजेस्टेड टॉक्सिक फूड होता है और ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके फैगी कर देता है और जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं उसे सेल से बाहर भेज देता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो प्राइमरी लाइसोसोम है ना, अगर ये अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट ना कर पाए तो ये खुद ब खुद बर्स्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके एंजाइम्स जो होते हैं वो सेल को ही खा जाते हैं और उसे हम कहते हैं सेल डेथ या फिर एपोप्टोसिस। इसे सेल सुसाइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव वैक्यूल्स। ये भी नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया में होती है, साइटोप्लाज्म में, मतलब इसमें आपको कोई भी साइटोप्लाज्म इसके अंदर एंटर नहीं करता, ठीक है। इसका काम होता है ये सेल की टोनिसिटी और टर्जिडिटी, मतलब सेल की जो फॉर्म होती है उसे मेंटेन करता है। साथ ही साथ इसमें आयन ट्रांसपोर्ट के चैनल्स होते हैं, जिससे इसके अंदर ढेर सारा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मिलेगा और ये स्टोर कर सकता है फूड को भी और वाटर को भी। ये बना हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक्सपेंशन से। इसमें होती है मेम्ब्रेन जिसका नाम है टोनोप्लास्ट, और साथ ही साथ ढेर सारे चैनल्स होते हैं जो कि आयंस को कैरी करते हैं। वैक्यूल्स स्मॉल, मल्टीपल या फिर डिस्पर्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है इनसाइड द एनिमल सेल। एक और चीज़ देखो, जो ER होता है ना, वो काम करता है मैन्युफैक्चरर की तरह।
गोल्जी बॉडी करती है पैकेजिंग, जो ईआर ने मैन्युफैक्चर किया है कोई भी चीज़ उसकी पैकेजिंग करेगी गोल्जी बॉडी, उसे डाइजेस्ट करेगा लाइसोसोम, और उस लाइसोसोम के बाद उस पैकेजिंग को स्टोर करेगा वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे डिस्कवर किया था बेंडा ने, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। ये एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी को रिलीज करती है, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे सेलुलर रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जितने भी रिएक्शंस हैं ये हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, इसका मतलब है कि ये खुद ब खुद डिवाइड भी कर सकती है और ग्रो भी कर सकती है, जबकि इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से बाहर निकालोगे ना, ये फिर भी अपने आप को डिवाइड कर सकती है विदाउट हेल्प ऑफ न्यूक्लियस, और ये डिवाइड करती है बाया बाइनरी फिशन। तो देखते हैं कि इस माइटोकॉन्ड्रिया बना किस चीज़ का होता है। इसमें होती है प्रोटीन 60 to 70%, लिपिड 25 to 35%, आरएनए 70s आरएनए होता है, पर चाहे आपके पास यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर भी 70s आरएनए मिलेगा सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। प्रोकैरियोट में होता है ना आपके पास 70s आरएनए, और यूकैरियोट में आपके पास 80s आरएनए होता है, पर यूकैरियोटिक सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर आपको 70s आरएनए मिलेगा, ठीक है। डीएनए भी होता है इसके अंदर, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जो कि सर्कुलर और निकेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जब भी आपको चेक करना होता है कि किसी सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसे स्टेन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डाई, जिसका नाम है जेनस ग्रीन। यह हमेशा सॉसर लाइक, प्लेट लाइक शेप होती है, या फिर आप इसे सिलेंड्रिकल शेप भी कह सकते हैं। ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन्स होने की वजह से ये 2 चेम्बर्स बनाता है, आउटर चेम्बर जो कि ये है, और इनर चेम्बर, ठीक है, जो कि ये है। ये हमारे पास है इनर चेम्बर और ये है हमारे पास आउटर चेम्बर, बाहर वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन में हमारे पास पोरिन्स होते हैं, हाई परमिएबिलिटी होती है इसकी, और ये कॉन्टिन्यूस लेयर बनाती है, ठीक। जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये लेस परमिएबल होती है, ठीक है, ईजिली हर सब्सटेंस को अपने अंदर आने नहीं देती। इसमें ढेर सारे इनफोल्ड्स बनते हैं, जैसे कि ये है, ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन है। इसमें इनफोल्ड्स होते हैं जो कि सिस्टर्ने बनाते हैं, ये एक फोल्ड है, इससे सिस्टर्ने बनाते हैं, और इन सिस्टर्नों में प्रेजेंट होते हैं ढेर सारे एंजाइम्स जो कि करते हैं रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट, और साथ ही एटीपी की सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम ही है एनर्जी को बनाना, और एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? वो बनती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो हमने मेम्ब्रेन्स के बारे में देख लिया, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बारे में। अब देखते हैं 2 चेम्बर्स के बारे में जो बने हैं, जो कि है आउटर चेम्बर और इनर चेम्बर। आउटर चेम्बर में कम एंजाइम्स होते हैं, वहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है, और साथ ही साथ वहाँ पे लो पीएच होता है। लो पीएच मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। जो इनर चेम्बर होता है, इनर चेम्बर में आपके पास मिलेंगे ढेर सारे एंजाइम हैं, डीएनए है, वहाँ पे क्रेब्स साइकिल होता है, टीसीए साइकिल होता है, और साथ ही साथ इनर चेम्बर में ही आपको मिलेंगे उसके 70s आरएनए और राइबोसोम्स, जो कि हेल्प करती हैं केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें इसकी इनर मेम्ब्रेन। ये दिख रहा है आपको इनर मेम्ब्रेन, इसमें आपके पास ये ऑक्सीजोम्स हैं, इसे हम F0 या F1 पार्टिकल भी कहते हैं। एटीपी बनाते हैं और उसे बाहर की चेम्बर की तरफ फेंकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो एटीपी की प्रेजेंस होती है वो हमेशा बाहर की चेम्बर में होती है, ताकि वो वहाँ से बाहर साइटोप्लाज्म में जा सके और सेल के काम आ सके। लास्ट ऑर्गेनेली इज न्यूक्लियस, जो कि है सेल का ब्रेन। इसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और जो न्यूक्लियस होता है ना, वो एक ऑर्गेनेली जो होती है वो बनी होती है 3 डिफरेंट चीज़ों से। उसमें होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें राइबोसोम्स हो भी सकते हैं इसके सरफेस के ऊपर। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटीन, लिपिड्स या फिर आरएनए बने होते हैं वो इजीली साइटोप्लाज्म के अंदर जा सके, उसके लिए इसमें स्पेशल पोर्स बने होते हैं। नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, उसी तरह न्यूक्लियस का भी अपना प्लाज्म होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये ट्रांसपेरेंट होता है, कोलॉइडल होता है और सेमी फ्लूइड लाइक नेचर होता है इसका, ठीक है। इसमें आपको न्यूक्लियोसाइड और एंजाइम्स मिलेंगे। ये एंजाइम्स होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ताकि अंदर का डीएनए इजीली बनता रहे, आरएनए पॉलीमरेज, ताकि अगर कोई अंदर आरएनए बन रहा है वो भी इजीली और बनता रहे, और न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं। ये रिएक्शन मीडियम प्रोवाइड करता है डीएनए की डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन के लिए। इसमें ढेर सारे क्रोमैटिन फाइबर्स भी होते हैं जो कि बाद में मिलके क्रोमोसोम बनाने में हेल्प करते हैं। इन्होंने केमिकल कंपाउंड बनाया है वो ईजिली बाहर के साइटोप्लाज्म में जा सके, ठीक है। इसके ऊपर राइबोसोम्स। अब जो ये न्यूक्लियस हमारे पास न्यूक्लियोलस है ना, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही हो,
ठीक है। कई सेल्स में ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वहाँ पे हम इसे न्यूक्लियोलाई कहते हैं। ये नेकेड राउंड स्ट्रक्चर होता है और साथ ही साथ इसमें क्रोमैटिन जुड़ी होती है हर जगह। देखो हर एक पॉइंट पे ये जो फाइबर्स जुड़ी हुई है ना, ये क्रोमैटिन की फाइबर से जुड़ी हुई होती हैं और उसे हम कहते हैं नॉर, मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये मेम्ब्रेन लेस होता है। ये प्रिंसिपल साइट होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। स्पिंडल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म भी यहीं पर होता है। कंट्रोल करता है ये सेल के मेटाबॉलिज्म को और सेल की डिफ्रेंसिएशन और रेप्लिकेशन, मतलब सेल कब डिवाइड करेगा, कब एक ग्रोथ फेज से दूसरे ग्रोथ फेज में जाएगा, उसकी पूरी जो गवर्नेंस होती है वो न्यूक्लियोलस से होती है। न्यूक्लियस में आपको क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहा एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ये जो बीच का फॉर्म मैंने दिख रहा है ना आपको, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर चिपके हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। इन काइनेटोकोर से ही स्पिंडल फाइबर चिपकती हैं ताकि उसको आगे फर्दर डिवीजन में हेल्प कर सके। ये इसकी 4 ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। इन्हें हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये होती है एक क्रोमैटिड, ठीक है, एक क्रोमैटिड ये है। ये इसकी दूसरी क्रोमैटिड है जिसे हम सिस्टर क्रोमैटिड भी कहते हैं। क्रोमैटिड बनी हुई होती है क्रोमैटिन से। जब क्रोमैटिन सुपर कॉइल हो जाती है ना, तब जाके वो एक आर्म बनाती है सिस्टर क्रोमैटिड की। क्रोमोसोम का जो शेप है वो हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने आपको डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम दिखा दिए जिसमें 4 ब्रांचेस होती हैं, पर यूजली ये ऐसा होता है, ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है ना, उसकी डिफरेंट शेप्स बनती है बेस्ड अपॉन द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। उसका सेंट्रोमियर कहाँ पर है, तो वो होता है टीलोसेंट्रिक, जिसमें हम आई लाइक कहते हैं, आई लाइक शेप बनती है। एक होता है एक्रोसेंट्रिक जो कि जे लाइक बनता है। एक होता है सब मेटासेंट्रिक, एल लाइक, एंड देन वी हैव मेटासेंट्रिक जो कि होता है वी लाइक, ठीक है। ये डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रोमोसोम होती है डिपेंडिंग अपॉन सेंट्रोमियर लोकेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।